नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। लोकतंत्र लोगों से है और लोगों के लिए है, इसलिए भारत एक सोच में बात देश के आम लोगों से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की। किसी मुल्क को लोकतंत्र को मजबूत और कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार निभाते हैं वहाँ के शिक्षित और विवेकशील नागरिक। लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश में मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का बड़ा हिस्सा किस तरह से बच्चों की स्कूल फीस और कोचिंग में जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए किस तरह छात्रों को ट्रेन करने की तैयारी है जिससे कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत ही न पड़े। छात्रों के पास इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अलावा दूसरे करियर ऑप्शंस किस तरह के खुल रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का संगम है। ऐसे में ये समझना और जानना जरूरी है कि प्राचीन काल में जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, वहाँ छात्रों को किस तरह से ट्रेन किया जाता था। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हजारों साल से भारत किस शिक्षा पद्धति के जरिए आगे बढ़ा है, उसमें समय के साथ किस तरह के बदलाव आते रहे हैं और सही मायनों में शिक्षा का मकसद क्या रहा है। किस तरह से भारत की शिक्षा प्रणाली हाड़ मांस के एक जीव को विवेकशील इंसान, जिम्मेदार और सभ्य नागरिक बनाती रही है। मानव शरीर को किस तरह से नया मायने देती रही है। गुरुकुल से 21वीं शताब्दी के पहले तक की हमारे यहाँ पढ़ाई का सिस्टम किस तरह से काम करता रहा है। ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम भारत में शिक्षा का कालचक्र में। हजारों साल से मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में शिक्षा ड्राइविंग सीट पर रही है और शिक्षक यानी गुरु पथ प्रदर्शक की भूमिका में। वेद पुराण इशारा करते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें छात्र माता पिता से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे। शास्त्र, शस्त्र और जिंदगी की व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने का हुनर गुरु के आश्रमों में सिखाया जाता था। उस दौर में छात्रों को अपनी जीवनचर्या के लिए भिक्षाटन भी करना पड़ता था, जिसका एक मकसद होता था छात्रों के भीतर से अहंकार का खात्मा, त्याग और मानवीय गुणों को शिष्यों में कूट कूट कर भरना। प्राचीन भारत में शिक्षा मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस्ड थी। शुरुआती पढ़ाई सभी के लिए एक जैसी थी, जिसे अगर आज की भाषा में कहें तो मल्टी डिसिप्लिनरी थी। मकसद था गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का संपूर्ण विकास। सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसे और कब शुरू हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए दूसरों के अनुभवों से सीखने और सिखाने का सिलसिला इंसान के वजूद में आने के साथ ही शुरू हुआ होगा। भारतीय परंपरा में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनकी रचना 5000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच मानी जाती है। ऋषियों ने अपने प्राचीन ज्ञान, अनुभव और अनुसंधान को 4 वेदों में दुनिया के सामने रखा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों से 4 उपवेद निकले: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। सृष्टि के रहस्यों से पर्दा उठाने और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से तरक्की की राह दिखाते वेदों के 6 अंग भी सामने आए: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान की धारा कितनी प्रभावशाली तरीके से बढ़ रही थी और लोगों को तरक्की के नए रास्ते दिखा रही थी। हजारों साल पहले प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें छात्र अपना घर द्वार छोड़कर गुरु के घर जाता था। गुरुकुल में रहते हुए व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों से निपटने का ज्ञान हासिल करता था। तो उसमें क्या होता था, टीचर के साथ ही, गुरु के साथ ही सब
शिष्य वर्ग सब एक साथ रहते थे, उनकी घर पे रहते थे और उनके खाना खाते थे, लेकिन उनका ऐसे कोई आय भी नहीं था। गांव से फसल के बाद जो घर घर से कुछ धान देते थे, धान कुछ इकट्ठा करके वही उनका इनकम था, आय था। उसी से बहुत साधारण आम आदमी का जीवन खुद ही जीते थे। जो जितने जो साथ में जो जो स्टूडेंट्स रहते थे, सब छात्र सब उनके साथ वही खाते थे। सो दे को डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द लाइफ। मान लीजिए आप एक जीवन से दूसरी जीवन सचमुच शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारत की दार्शनिक परंपरा के मुताबिक गुरु अपने शिष्यों को सामाजिक जीवन में हर तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार करते थे। साथ ही प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों की डोर को प्राचीन शिक्षा प्रणाली मजबूत करती थी। हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, उसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि वो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की डोर को सुदृढ़ करती थी। वैदिक काल में सुनकर ज्ञान हासिल करने की परंपरा थी। ऐसे में शिक्षा पद्धति इस तरह की थी जो कानों को यानी सुनने में अच्छी लगे, लेकिन बिना समझे और चिंतन के मंत्र रटने को शिक्षा नहीं माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में सामान्य विद्यार्थियों को सभी विषयों की बुनियादी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो समाज में एक सभ्य प्राणी के रूप में अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। वहीं उच्च शिक्षा यानी शास्त्र और शस्त्र की सिर्फ योग्य लोगों को दी जाती थी। गुरुकुल में हर छात्र को सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती थी। इट मीन्स होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होता था। लेकिन किसी का एक्सपर्टीज, किसी का झुकाव यदि किसी एक तरफ है तो उसको उस शिक्षा को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रमाणित करते हुए आगे बढ़ाते थे। यानी कोई युद्ध कला में धनुष बाण सीखता है, कोई गदा सीखता है, कोई औषधि सीखता है, तो अलग अलग तरीके के सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को थोड़ा थोड़ा तो आता था, लेकिन जिसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए वो भी होता था। यानी इसमें दो चीज़ है, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज, सो डीप नॉलेज इन दैट वन पर्टिकुलर फील्ड भी था, और उसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सबसे महत्वपूर्ण गुरुकुल में छात्रों को जाकर नदी से पानी लाने से लेकर जंगल में जाकर लकड़ियों को ले आकर ईंधन तैयार कर, इसमें कष्ट जो होते हैं उनको उसमें पता चलते थे। वो राजघराने से आने दो या गरीब परिवार से आने दो, सब लोगों को एक तरफ माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के 3 तरह की संस्थाओं का जिक्र मिलता है। पहली, गुरुकुल, जहां विद्यार्थी आश्रम में रहते हुए शिक्षा हासिल करते थे। दूसरा, परिषद, ये उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, यहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तीसरी, तपस्थली, यहां बड़े बड़े विद्वानों के सम्मेलन हुआ करते थे। तपस्थली ज्ञान विज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे। उत्तर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक मुख्य भूमिका में थे। गुरु शिष्य के बीच प्रश्न उत्तर और संवाद होता था। गुरु शिष्य के सामने प्रश्न के रूप में समस्या रखते थे और शिष्य को अपनी व्यवहारिक समझ और विवेक के आधार पर उत्तर देना होता था। ये एक ऐसी विकसित और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली थी जिसमें शिष्यों के संपूर्ण और व्यवहारिक ज्ञान की खिड़की दरवाजे खुलते थे। विद्यार्थी 5 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता था और 21 से 25 साल की उम्र के बीच अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर वापस अपने घर लौट आता था। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक प्राचीन भारत से दूसरों को सिखाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसमें एक गुरु कई छात्रों को ट्रेनिंग देता था और वो गुरु ऋण चुकाने के रूप में दूसरों को अपना ज्ञान देता था, जिसमें हर पीढ़ी पर गुरु से हासिल ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती थी। प्राचीन भारत में गुरुओं के लिए मानव जीवन ही एक बड़ी प्रयोगशाला की तरह था। छात्रों को सांसारिक जीवन की चुनौतियों से निपटने का हुनर सीखना शिक्षा का ही मूल उद्देश्य था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते हुए समाज में जाकर व्यवहारिक शिक्षा भी हासिल करता था। उसके बाद अपने ज्ञान को व्यावहारिकता की कसौटी पर मापता था। रामायण और महाभारत काल के गुरुकुल में शास्त्र के साथ सैन्य शिक्षा की प्रधानता दिखी। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं समाज का
एक सभ्य, शिक्षित और सम्मानित हिस्सा हुआ करती थी। पुरुषों की तरह उन्हें भी शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल में भी बदलाव होते रहे। भारत के नक्शे पर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के बड़े केंद्र चमकने लगे थे। पूरी दुनिया ने जब यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना था, उस दौर में भी भारत में व्यवस्थित उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर यूनिवर्सिटीज खुलने लगी थीं। भारत में इस्लाम के कदम पड़ने के बाद शिक्षा का स्वरूप भी बदलने लगा। शुरुआती दौर में इस्लामिक शिक्षा का मकसद था धर्म का प्रचार प्रसार, मतलब मजहबी तालीम ड्राइविंग सीट पर थी। गुरुकुल की जगह मदरसों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। संस्कृत की जगह अरबी और फारसी में भी छात्रों को इल्म दिया जाने लगा। दिल्ली इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में से एक बन गया। दिल्ली के तख्त पर आज से 787 साल पहले एक महिला बैठी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। रजिया पर्दा प्रथा को किनारे रखते हुए पुरुषों की तरह ही खुले मुंह दरबार में पहुंचती। उसे भी इल्तुतमिश ने अपने बेटों की तरह ही सेना के नेतृत्व और प्रशासन संभालने की ट्रेनिंग दी थी। मतलब भारत में मुस्लिम शासकों ने शुरुआती दौर में अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा दीक्षा दी। जब मुस्लिम रूलर आए, मुस्लिम सलातीन आए, जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल से पहले पठान्स आए, उनके पहले ग़ुलाम डायनेस्टी थी, इनके समय में भी एजुकेशन जो है मदरसे की शक्ल, मदरसा का मतलब ही होता है एजुकेशन। इन लोगों ने भी एजुकेशन जो है मदरसा जो है बड़े बड़े कायम किए, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो पढ़ाई होती थी वो फ़िलासफ़ी होती थी, रिलीजियस होती थी, और लीगल जो है, जो मुस्लिम्स ज्यूरिस्ट जो होते थे उनकी जो है पढ़ाई, उस चीज़ की पढ़ाई होती थी। भारत में मुस्लिम शिक्षा की नींव 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने डाली। अजमेर में एक मदरसा खुलवाया। फिरोज शाह तुगलक के दौर में दिल्ली इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में से एक बन गई। हालांकि मुस्लिम शासकों के दौर में बौद्ध विहार और विश्वविद्यालयों को खंडहर में तब्दील करने का भी काम हुआ। भारत में मुस्लिम शासकों ने जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाया, उसका मुख्य मकसद था इस्लाम का प्रचार, गलत सही में अंतर बताना, जीविकोपार्जन का हुनर सिखाना। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, सांसारिक और धार्मिक। सांसारिक शिक्षा में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, इतिहास, साहित्य, तर्कशास्त्र जैसे विषय थे। धार्मिक शिक्षा में कुरान की विस्तृत शिक्षा शामिल थी, जिसमें इस्लामिक कानून और सूफीवाद के फलसफे पढ़ाए जाते थे। भारत में इस्लामिक शिक्षा को बड़ा विस्तार मुगलों के दौर में मिला। मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली में खास तौर से ज्योतिष और भूगोल की शिक्षा के लिए एक मदरसा खोला, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई मदरसे खुलवाए, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में भी नए मदरसे खोलने का सिलसिला जारी रहा। टूरिस्ट जो है ब्रिटिश जब भारत में आया, उसने जब देखा इनको, जहां आरा को शाहजहां की बेटी कि सूरत के बंदरगाह को वो हैंडल कर रही है, उसके जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये फैसिलिटी, ये राइट इंग्लैंड के रॉयल फैमिली की लेडीज़ को भी नहीं था उस ज़माने में। उस दौर में देश में इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्रों में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, जौनपुर, बीदर, गोलकुंडा, मालवा, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात और बंगाल हुआ करते थे। यह संभवतः भारत में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद ही रही होगी, जिसमें फारसी साहित्यकारों ने यहाँ की परंपरा और रग रग में बसे आदर्श पात्रों को बहुत ही खूबसूरती से अपनाया। मुस्लिम शासकों के दौर में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ। उसी दौर में अरबी और फारसी के मेल से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। मुगलों के दौर में ही अंग्रेजों के कदम भारत में पड़ चुके थे। अंग्रेज विशालकाय भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। ऐसे में
ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने सबसे पहले भाषा के अंतर को पाटने का काम शुरू किया। अंग्रेजी सिखाने के लिए नए स्कूलों का जाल बिछाने का आइडिया सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक अफसर चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया। उसने शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को सबसे बेहतर बताया, जिसके बाद लॉर्ड मैकाले ने इसे आगे बढ़ाया। भारत के संभ्रांत वर्ग के दिलो दिमाग पर तेजी से अंग्रेजियत छाने लगी। आज़ादी मिलने से पहले तक अंग्रेजी मुल्क के पावर एलीट यानी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और एकेडेमिया की भाषा बन चुकी थी। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य होने के नाते लॉर्ड मैकाले ने मिनट ऑफ एजुकेशन तैयार किया। इस पर बोलते हुए उसने कहा था, हम अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे और शासित लोगों के बीच पुल का काम करे। उनका रंग और खून तो भारतीय हो, पर सोच, नैतिकता और बुद्धिमत्ता अंग्रेजों के मुकाबले हो। मैकाले की सोच थी कि अंग्रेजी और यहाँ की भाषाएं मिलकर ही भारतीयों का ज्ञान बढ़ा सकती हैं। हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम पर बहस जारी थी और इसके केंद्र में था कलकत्ता। ब्रितानी हुकूमत को मजबूती देने के लिए अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने वाले युवाओं को तैयार करने के इरादे से कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू किया। जब ब्रिटिश इंडिया के वायसराय की कुर्सी पर थे लॉर्ड कर्जन। इस दौर में माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों पर ही सरकारी नियंत्रण जरूरी माना गया। स्कूल कॉलेजों की आर्थिक मदद भी बढ़ाई गई, साथ ही सिलेबस में भी सुधार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शिक्षा में सुधार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने टीचरों की ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों के गठन की सिफारिश की। उसी दौर में बंबई, बंगाल, बिहार जैसे प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाए जाने लगे। ब्रिटिश इंडिया की शिक्षा नीति ने देश के भीतर अंग्रेजी बोलने वाला एक बड़ा वर्ग पैदा कर दिया, जो अदालतों में जज और वकील के तौर पर, सेना में अफसर के तौर पर, पुलिस और प्रशासन में बड़े अफसर के तौर पर, कॉलेजों में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। जब ब्रिटिश आए और 1835 में जब उन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति यहाँ अपनाई, तब सारा कुछ अंग्रेजी में सिखाना, उसको क्लर्क बनाना, उसमें अंदर में जो शक्ति है एंटरप्रेन्योर की शक्ति, उसको बंद कर दिया, सोचने की शक्ति को बंद कर दिया। ये भारत में करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का ही प्रभाव रहा कि यहाँ के सामान्य जनमानस में अंग्रेजी बोलने वालों की छवि संभ्रांत की बन गई। अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों को समाज में प्रभावशाली समझा जाने लगा। एक सच ये भी है कि अंग्रेजों को भारत से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के ज्यादातर नेता अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में हुई हलचलों को समझने और उसके बीच से भारत के लिए नई राह चुनने में अंग्रेजी कुछ हद तक मददगार की भूमिका में भी रही। आज़ादी के बाद अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को मामूली फेरबदल के साथ जारी रखा गया। दुनिया के साथ कदम ताल के लिए तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में 1950 के दशक में IITs खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मकसद था बेहतर इंजीनियर पैदा करना। वर्ल्ड क्लास डॉक्टर तैयार करने की सोच के साथ एम्स खुला। कारोबार को नई ऊंचाई देने और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स पैदा करने के विचार ने आकार लिया तो साल 1961 में IIMs कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे संस्थान खुले। लेकिन शिक्षा के इन बड़े संस्थाओं में गिनती के छात्रों की ही एंट्री हो सकती थी। देश भर के ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पारंपरिक विषय ही पढ़ाए जाते थे, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। छात्र दिलचस्पी के हिसाब से विषयों का चुनाव करते और तथ्यों को रटते और परीक्षा में 4 या 5 सवालों के जवाब लिखकर पास हो जाते। ऐसे में साल 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अगुवाई में एक समिति बनी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1967 में आज़ाद भारत की नई शिक्षा नीति आई। आज़ाद भारत की पहली शिक्षा नीति ने देश के युवाओं की सोच को
नया आसमान और सपनों को नई उड़ान दी। 1960 के दशक में भारत के युवा पूरी दुनिया में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में होते बदलावों को देख रहे थे और वैसी ही कहानी देश के भीतर भी लिखने के लिए बेचैन थे। ऐसे में साल 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसके सिफारिशों के आधार पर 1968 में आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति तैयार हुई। उस समय की आवश्यकताएं अलग थी, उस समय युवाओं की जो एस्पिरेशंस थे वो अलग थे और उनको ध्यान में रखकर हम लोगों ने शिक्षा नीति बनाई गई। डॉक्टर कोठारी ने उस समय कहा कि इस देश के लिए सबसे अच्छी शिक्षा नीति होगी जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड गांधी, STPG वो बोलते थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वो समय था जब साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसके प्रभाव भी इतने विस्तृत नहीं थे। और गांधी शब्द उन्होंने इसलिए किया था कि जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता है, एस्थेटिक्स है, सामाजिक व्यवहार है, सांस्कृतिक परिचय है, उस सबको उसमें शामिल किया था और इस भाषा में कहा गया। 1968 की शिक्षा नीति में देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने पर खासा जोर रहा। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं के विकास पर खास तौर से ध्यान दिया गया, जिसे 3 भाषा फॉर्मूला कहा गया। एक छात्र को माध्यमिक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ अपने क्षेत्र की एक और भाषा सिखाने पर जोर रहा। इतना ही नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग पर भी खासा ध्यान दिया गया। जब हमारा देश इंग्लिश कॉलोनियल रूलर्स के अंडर थे, उस समय हम इसके दूर हो गए। हम सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़ना शुरू किया। देश भर में पढ़ाई के लिए समान अवसरों वाली व्यवस्था को अपनाया गया। कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा का विकास के खिड़की दरवाजे खोलने का काम तेज हुआ। विज्ञान तकनीक के पढ़ाई के लिए नए नए संस्थान खुलने से फायदा ये हुआ कि भारत की युवा पीढ़ी देश विदेश में अपने हुनर का कमाल दिखाने लगी, जिससे समाज में बदलावों की बुलंद कहानी तैयार होने लगी। 1960 से 1980 के दशक में दाखिल होते होते पूरी दुनिया का स्वरूप बदल चुका था। सामाजिक ताने बाने से लेकर अर्थचक्र तक कंप्यूटर ने कामकाज का तौर तरीका बदल दिया। ऐसे में भारत की शिक्षा नीति में बड़े पैमाने पर बदलावों की जरूरत दोबारा महसूस की जाने लगी। मानवीय सरोकार और आदर्शवादी तथ्यों को डॉक्टर कोठारी ने प्रमुखता से जगह दी। इससे विज्ञान तकनीक में ऊंची डिग्री लेकर अंग्रेजी लिखने, बोलने और समझने वाले युवाओं की एक बड़ी तादाद ने विदेशों के लिए फ्लाइट पकड़ी। दुनिया तेजी से बदल रही थी। कंप्यूटर के इस्तेमाल को वक्त की ज़रूरत समझा जाने लगा। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई। 10+2+3 यानी 10वीं तक स्कूली शिक्षा, जिसमें छात्रों को भी सभी विषयों की पढ़ाई करनी होती थी। उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स चुनना होता था। उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, BSc, BCom या BA करना होता था। उन्नीस की शिक्षा नीति में सबको पढ़ाई लिखाई का समान मौका देने की बात कही गई। साथ ही पढ़ाई का जरिया मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। देश में शिक्षा का 10+2 सिस्टम लागू किया गया। हालांकि 1986 की शिक्षा नीति 6 साल देरी से यानी साल 1992 में लागू हो पाई। इसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर खासा जोर रहा। 1986 की शिक्षा नीति आई तब तक कंप्यूटर बहुत तेजी से आ रहा था दुनिया भर में, और दूरदृष्टि से ये देखा जा सकता था जो राजीव गांधी ने किया कि भविष्य में इनका उपयोग बढ़ेगा और जो शिक्षा व्यवस्था इससे दूर रह जाएगी वो पिछड़ जाएगी। इसलिए 86 में शिक्षा नीति बनी और 1992 में उसमें और परिवर्तन किए गए किसी कारणों से, लेकिन वो परिवर्तन बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जो परिवर्तन विज्ञान टेक्नोलॉजी से हुआ है, हो रहा है,
जो सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, उस सबको अपने में आत्मसात करना शिक्षा का कर्तव्य है, शिक्षा का ध्येय होता है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचितों को स्कूल लाने के मकसद से साल 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई। सरकार की ओर से स्कूलों तक बच्चों को लाने के लिए कई बड़ी पहल हुई। साल 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए बेटियों की शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया गया। दुनिया में तेजी से होते बदलावों के हिसाब से स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम भी पुराने दौर के ब्लैक बोर्ड युग से निकलकर स्मार्ट क्लासरूम में बदलने लगे। छोटे बच्चे भी वक्त के साथ टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोरोना आया, कोरोना में ऑनलाइन ऑफलाइन शब्द जो है प्रचलित हुए, आवश्यकता थी। जो माता पिता बच्चों से हमेशा डांट डपट करते थे कि मोबाइल क्यों देख रहे हो, वो स्थिति बनी को कहने लगे भाई मोबाइल क्यों नहीं देख रहे हो बना। तो ये परिवर्तन होते, इसको तैयार समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ता है। आजादी से अब तक पढ़ाई का तौर तरीका और मकसद दोनों समय चक्र के हिसाब से बदलते रहे हैं। कभी कोर्स के किताबों में लिखे तथ्यों को समझना, याद करना और फिर उसे परीक्षा में लिखकर पास होने को ही पढ़ाई माना जाता था। लेकिन तकनीक के दौर में सवाल उठ रहा है कि जब एक क्लिक पर हर तरह की जानकारी मौजूद है, तो फिर पुराने दौर की पढ़ाई का तौर तरीका नए दौर में कितने काम की रह गई है। वक्त के साथ समाज की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। ऐसे में शिक्षा का तौर तरीका और मकसद भी बदलता रहा। कोई भी शिक्षा नीति 20-25 साल आगे की सोच के साथ तैयार की जाती है। ऐसे में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा कि शिक्षकों की सोच भी वक्त से 20-25 साल आगे की होनी चाहिए। छात्रों को इस तरह ट्रेन किया जाना चाहिए जिससे वो तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज में अपने टीचर से सिर्फ 1/4 ज्ञान हासिल करता है। 1/4 ज्ञान खुद की सोच और समस्याओं को सुलझाने की सतत प्रक्रिया के दौरान सीखता है। 1/4 ज्ञान टीम में काम करते हुए सीखता है। बाकी का 1/4 ज्ञान प्रैक्टिकल के दौरान हासिल करता है। मतलब सीखना सिखाना जीवन में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है वो कामयाब। जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद सीखने की प्रक्रिया को सुस्त बना देता है वो पिछड़ता चला जाता है। ऐसे में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का निरंतर जारी रहना ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर और मानवीय सरोकार से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।